रहना ही नहीं चाहते लोग यहाँ पे। लोगों को भरोसा ही नहीं है कि मोदी सरकार में हमारा भविष्य भारत में सुरक्षित है। और पलायन सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में बढ़ा है तो वो अपना हरियाणा है भाई। हरियाणा का टैलेंट, हरियाणा की जवानी यहाँ से पलायन कर रही है। भारत मोदी सरकार के दौरान विदेशों को मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बन के रह गया है। भी कहाँ मजदूर चाहिए? इजराइल में चाहिए जी, बाकी देशों के लोग नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी देशों के जो सरकारें हैं वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल रही हैं। जी मजदूर चाहिए, हाँ जी हम भेजेंगे, खट्टर हम भेजेंगे जी। इजराइल में हरियाणा के लोगों को मजदूरी करने के लिए भेजा जा रहा है। मोदी ने 10 साल में पूरे देश में जितने मंदिर बनवाए होंगे उससे ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ कांग्रेस सरकार के दौरान हुड्डा ने अकेले कुरुक्षेत्र में इतने मंदिर बनवा दिए होंगे। इससे बड़ा बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कोई हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा में आके ये बता रहे हैं कि विकास कैसे करना चाहिए, जो हरियाणा उत्तर प्रदेश से हर मामले में कई गुना आगे। पहले जो सरकार देती थी ना वो एहसान नहीं जता पाई, उसको विज्ञापित नहीं कर पाई, ये नहीं कह पाई कि देखो मुफ्त का माल खाने लग रहे हो ना, हैं वोट दे दियो मुफ्त का माल खाओ ना। बीजेपी ये करती है, ये मुफ्त का माल खाओ। स्टेज पे खड़े होके बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, वो फोकट का मिल रहा है ना। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के शब्द हैं। वो जो ताना बीजेपी मारती है, वो जो एहसान बीजेपी जताती है लोगों के ऊपर, ये एहसान कांग्रेस ने नहीं जताया। फैमिली आईडी का डाटा ये बताता है कि हरियाणा की 63% आबादी, मतलब आधे से ज़्यादा आबादी 2,86,00,000 में से 1,80,00,000 आबादी गरीब हो चुकी है। बीपीएल कार्ड धारक है, बीपीएल हो चुकी है हरियाणा की 63% आबादी। ये मनोहर लाल खट्टर की बनाई फैमिली आईडी के आंकड़े बताते हैं। आपके पास जाति धर्म के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है, और जाति धर्म के अलावा कोई किसी मुद्दे के आधार पर आपको वोट करे, ऐसा आपको वोटर नहीं बचा हुआ है आपके पास। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। 25 मई को वोटिंग है और अब लोगों में ये चर्चा है कि जीत कौन रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी या कौन सा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा आगे है, पीछे है। ये सब बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मेरे साथ आज महेंद्र जी हैं, आपका रिपोर्टर से। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, चुनाव अंतिम चरण में है, 25 मई को वोटिंग है, क्या कुछ लग रहा है हरियाणा के अंदर? नहीं, हरियाणा के अंदर जो लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग घूम घूम के देख रहे होंगे कि अगर माहौल के हिसाब से कहें तो बीजेपी बुरी तरीके से खतरे में है। क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि आज से 2-2.5 महीने पहले का आप माहौल देखो, जब राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था और उस टाइम पे पूरा का पूरा मीडिया ने और बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अब इसके अलावा कोई मुद्दा चुनाव में रहेगा ही नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर उसके बाद जब चुनाव की हलचलें शुरू हुई, फिर क्या हुआ कि बीजेपी के कैंडिडेट आए, और वो जितने कमज़ोर कैंडिडेट आए, जिस तरीके के कैंडिडेट आए, उसके बाद हरियाणा के लोगों को ये लगा कि नहीं, कांग्रेस जीत सकती है, बहुत अच्छे से जीत सकती है। सिर्फ एक शर्त है, कैंडिडेट अच्छे उतार दियो। फिर उसके बाद कांग्रेस ने गैप दिया, क्यूरियोसिटी रही, रोज़ कब आएंगे कैंडिडेट, आज घोषणा होगी, कल घोषणा होगी, सोमवार को घोषणा होगी, अगले हफ्ते घोषणा होगी, पूरी क्यूरियोसिटी बनी रही। धीरे धीरे जब पीक आया, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ, अच्छे कैंडिडेट उतारे। ये तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तमाम मानते हैं कि कैंडिडेट्स कांग्रेस ने अच्छे दिए। उसके बाद जो कांग्रेस का ग्राफ यहाँ था वो एकदम से यहाँ पहुँचा, और बीजेपी जो यहाँ थी वो धीरे धीरे खिसकते हुए पता नहीं कहाँ पे है। ये आपको वोटिंग वाले दिन और नतीजे वाले दिन पता चलेगा। अगर ओवरऑल हम माहौल की बात करें तो भी 2-3 महीने तक जो बड़ा मुखर वोटर हो गया है बीजेपी का, बड़ा मुखर था, आएगा तो मोदी ही, 400 पार की बार, तो ये सुपड़ा साफर, ये वो तमाम लोग थे। अब हम लोगों से बात करते हैं इसी तरीके से, क्योंकि आजकल तो इसके अलावा कोई चर्चा होती ही नहीं। तो जब भी बात करते हैं तो वो लोग मिलते नहीं हैं। बीजेपी के बारे में बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। अभी समझ में नहीं आता कि वो लोग गए कहाँ, या वो क्या वो साइलेंट वोट है इनका। वही तो कह रहा हूँ ना, एकदम से कैसे साइलेंट हो गए।
जबकि आज की तारीख में तो जो सबसे मुखर है वोटर कोई, वो बीजेपी का था। अब एकदम से कैसे साइलेंट हो गया? भी साइलेंट या तो दूसरे वाले होने चाहिए, क्योंकि डर है बीजेपी की सरकार ये कर देगी वो कर देगी। आज तो कम से कम ऊपर नीचे की सरकार है, ठीक है, तो दूसरी साइड साइलेंट हो जाए ये तो समझ में आता है। लेकिन बीजेपी के वोटर क्यों साइलेंट हो गए ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सच में ही वो साइलेंट हो गए हैं तो ये चुनावी माहौल हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर माहौल की बात करें, भी जो लोग बता रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो बीजेपी पूरी तरीके से पूरे हरियाणा में खतरे में है। तो जो मोदी फैक्टर है, जैसे 14 में चला, 19 में चला, तो 24 में नहीं चल रहा, क्योंकि मोदी साहब अब अम्बाड़ा में आए थे, बड़ी रैली की थी और बहुत सारी बातें बोली भी हैं। धाकड़ हरियाणा है, धाकड़ हरियाणा के लोग तो और भी मुत्तूराम की जलेबी, मुत्तूराम की जलेबी 10 साल लोग मोदी को दे चुके हैं, ठीक है। काम बताइए, आपकी सरकार के दौरान हरियाणा में हुआ क्या है? हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँचा है? क्योंकि जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त हरियाणा मोदी के गुजरात से हर मामले में, हर एक मामले में आगे था। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार सृजन में, जॉब क्रिएशन में, हर मामले में विकास के हर पैमाने के ऊपर मोदी के गुजरात से हरियाणा आगे था। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए थी कि हरियाणा और आगे आएगा? लेकिन मोदी के 10 साल में हरियाणा की क्या स्थिति हो गई? आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये सिर्फ CMI के आंकड़े नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके आंकड़े नहीं है कि जिसको ये कह देते कि ये तो प्राइवेट संस्था है। नहीं, मोदी सरकार ने संसद में ये जवाब दिया है कि कांग्रेस की जो हुड्डा सरकार थी उसके दौरान 3% से भी कम बेरोजगारी दर थी, आज 9-10% हो गई है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं बढ़ी है वो हरियाणा में 3 गुना बढ़ गई है। तो क्या मोदी इस नाम पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? मोदी के कार्यालय की तरफ से, PMO की तरफ से एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जारी किया जाता है, सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI। वो ये बताता है कि हरियाणा इस देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। हरियाणा की सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में सबसे फिसड्डी साबित हुई है। क्या मोदी इस नाम पर वोट मांगने के लिए आए हैं? RBI की रिपोर्ट बताती है हरियाणा में महंगाई सबसे ज़्यादा है। RBI की रिपोर्ट बताती है कि निवेश के मामले में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर है। जो हरियाणा सबसे टॉप पर होता था, गुजरात से भी ज़्यादा हरियाणा में निवेश होता था, वो आज पाताल में पहुंच चुका है। नया निवेश आ नहीं रहा है। 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। हरियाणा के बच्चे फौज में जाते थे, 5,000 से ज़्यादा हर साल भर्तियां होती थी। वहाँ पर आपने क्या किया? अग्निवीर लागू कर दी। क्या अग्निवीर के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हैं मोदी हरियाणा में? ये भाई आजमा चुके हैं। आपके पास जाति धर्म के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है, और जाति धर्म के अलावा कोई किसी मुद्दे के आधार पर आपको वोट करे, ऐसा आपको वोटर नहीं बचा हुआ है आपके पास। लेकिन नेशनल मुद्दों की बात करें, धारा 370 पे बात आ रही है कि धारा 370 हटाइए। कितना बड़ा मुद्दा था जी। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा था। नेशनल लेवल पे तो बहुत सारे काम है। विदेशों में छवि सुधार दी। हाँ, पहली बात तो विदेशों में छवि पे आ जाइए। आप आइए, हैप्पीनेस इंडेक्स भारत 2014 में कहाँ था, अब कहाँ है? सबसे निचले देशों में नाम आता है। जो तमाम आसपास के पड़ोसी हमारे देश हैं, जो सबसे गरीब दरिद्र माने जाते हैं, वो हमसे ऊपर हैं। पर कैपिटा इनकम में आप देखिए पूरी दुनिया का रैंक, भारत कहाँ है आज की तारीख में और पहले कहाँ होता था। और ये जो कहते हैं ना कि भाई भारत का डंका बज रहा है, एक इसका पता चलता है कि किसका डंका बज रहा है आपके पासपोर्ट की वैल्यू से पता चलता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, उससे पता चलता है। वो भी बताता है कि 2014 के मुकाबले मोदी सरकार में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू घटी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग पाताल में पहुंच चुके हैं। हमारे पड़ोसी, छोटे छोटे पड़ोसी देश, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, वो चाहे आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, तो ये है दुनिया में डंका बजाने की चीज़ें। हर मामले में मोदी सरकार में हम नीचे गए हैं। लेकिन विदेश में जाके वहाँ पर जो भारत के लोग मजदूरी करने के लिए गए हैं, उनको इकट्ठा करके उनसे मोदी मोदी करवाने से डंका बज जाता है क्या? फिर अगर इस हिसाब से तो इसका यूपी, बिहार का, हरियाणा, पंजाब में कई साल से डंका बज रहा है। अब आप मान के चलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरियाणा में आए और यहाँ पर जितने भी बिहार के प्रवासी मजदूर हैं उनको इकट्ठा करें और यहाँ पर नीतीश 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 के नारे लगवाएं, और फिर वहाँ जाके कहें कि देखो हरियाणा में तो ना बिहार का डंका बज रहा है।
ये सच्चाई तो नहीं ना। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार अपने जो लोग हैं उनको रोजगार देने में नाकाम साबित हुए, इसलिए उन बेचारों को अपना घर परिवार छोड़कर हरियाणा, पंजाब या देश के अलग अलग हिस्सों में जाके रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें पलायन करना पड़ता है। ये मजबूरी होती है, ये डंका नहीं बजना होता। तो वो किस सरकार ने उनको मजबूर किया? बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार ने मजबूर किया कि आप अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे वहाँ पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम तो आपको ना रोजगार दे सकते, ना रोटी दे सकते। अगर इसको नीतीश कुमार कहे कि मैं तो डंका बजा रहा हूँ पूरे देश में बिहार का, यही बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। भारत मोदी सरकार के दौरान विदेशों को मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बन के रह गया है। भाई कहाँ मजदूर चाहिए? इजराइल में चाहिए जी, बाकी देशों के लोग नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी देशों के जो सरकारें हैं वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल रही हैं जी, मजदूर चाहिए, हाँ जी हम भेजेंगे, खट्टर हम भेजेंगे जी। इजराइल में हरियाणा के लोगों को मजदूरी करने के लिए भेजा जा रहा है। आपके कैथल हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, करनाल के आसपास आप देखते होंगे, पहले जो कोचिंग सेंटर्स होते थे कि भी जॉब्स की कोचिंग लेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, भर्तियों की, फौज की, सेना की तैयारी करवाने वाले जितने कोचिंग सेंटर्स होते थे उससे कई गुना ज़्यादा, वो तो सारे बंद हो गए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इमिग्रेशन सेंटर खुल गए हैं। क्यों? रहना ही नहीं चाहते लोग यहाँ पे। लोगों को भरोसा ही नहीं है कि मोदी सरकार में हमारा भविष्य भारत में सुरक्षित है। और पलायन सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में बढ़ा है तो वो अपना हरियाणा है भाई। हरियाणा का टैलेंट, हरियाणा की जवानी यहाँ से पलायन कर रही है। राम मंदिर, हाँ राम मंदिर पे आ जाइए भाई। हरियाणा स्टेट से ज़्यादा राम का नाम लेने वाले लोग कहाँ हैं दुनिया में? हमारे यहाँ नमस्ते हेलो हाय से पहले राम राम करना सिखाया जाता है। हर चीज़ में राम है, हमारी शिकायतों में राम है, हमारे गुस्से में राम है, हमारे धन्यवाद में राम है, हमारे शुक्रिया में राम है। राम ने बलि करी, राम ने नाश कर दिया, राम बरस गया, राम को नहीं बरसया, सब चीज़ें हमारी राम से जुड़ी हुई हैं। राम ने बलि करी, राम ने बुरा करा, हमारी शिकवे शिकायतें सब कुछ राम से हैं। उन लोगों को कम से कम आप राम का पाठ नहीं पढ़ा सकते। अब आगे मंदिर की बात। कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई जो मोदी जी ने बनवाया? अब आगे मंदिर की बात। ये एक मंदिर पे बात आ रही है ना, ये तो कांग्रेस की कमी है कि भी कांग्रेस नहीं बता पाती। मोदी ने 10 साल में पूरे देश में जितने मंदिर बनवाए होंगे उससे ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ कांग्रेस सरकार के दौरान हुड्डा ने अकेले कुरुक्षेत्र में इतने मंदिर बनवा दिए होंगे। आप घूमे होंगे कुरुक्षेत्र में जितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, इनकी ज़मीन पूछिएगा कि किस सरकार के दौरान मिली थी, किस सरकार ने इन तमाम मंदिरों को, संस्थाओं को ज़मीन दी थी। क्योंकि मंदिर बनाने का काम संस्थाएं करती है, सरकार का एक मोटा मोटा काम होता है कि ज़मीन दे दो, एक सहारा हो जाता है उन संस्थाओं को, फिर वो उसके बाद चंदे वगैरह से संस्थाएं बना लेती हैं। अब जितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, आप देखिए कि उस दौरान कितने मंदिर बने हैं पूरे हरियाणा में। तो ये अगर मंदिर के ऊपर इलेक्शन होना है तो ये कमी मैं मानूंगा कि कांग्रेस की है। भी आप लोग लाओ ना अपनी लिस्ट। अगर बीजेपी एक मंदिर दिखा के पूरे देश में इलेक्शन जीत सकती है, आपके पास तो मैं कह रहा हूं सैकड़ों हजारों मंदिर होंगे। लेके आओ लिस्ट, बताओ कि देखो कौन कौन से हमारे टाइम के अंदर मंदिर बने हैं। ये धारा 370, हाँ 370 पे आ जाइए। हरियाणा शायद इकलौता ऐसा स्टेट था जहां पर सबसे पहले 370 के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। विपक्ष ने प्रस्ताव पास किया, विपक्ष ने पूरा समर्थन किया। यहाँ पे विपक्ष ने, हरियाणा कांग्रेस ने, किसी ने भी 370 हटाए जाने के फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि मांग यहाँ से उठी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पिछली बार भी कम से कम 370 यहाँ पे पिछली बार भी मुद्दा नहीं बना था, और अब की बार तो खैर बनना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 370 के अलावा बात अब ये होनी चाहिए कि ठीक है 370 हटाई, अच्छी बात है, सब उसका स्वागत करते हैं। अभी भी आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा है? अभी 2 दिन पहले हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है उसी कश्मीर के अनंतनाग में। मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी बंद कर दी, शहीदों का नाम लेना बंद कर दिया, मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया, बीजेपी के जो समर्थक उन्होंने देखना बंद कर दिया कि आज भी रोज़ हमारे जवान बिना युद्ध के शहीद हो रहे हैं, रोज़ आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमने बाकायदा वीडियो बनाई है, कम से कम 50-60 हमलों की लिस्ट तो हमने तैयार कर ली कि देखिए कौन सी तारीख में मोदी सरकार के दौरान कब और कहाँ हमला हुआ और कितने हुए होंगे। और सबसे खतरनाक बात बताता हूँ इस मोदी सरकार के दौरान क्या हो रही है। आतंकवादी आज की तारीख में इतने बेखौफ हो गए हैं कि सीधे वो
सेना को निशाना बनाते हैं, पुलवामा से लेके उरी और अनंतनाग तक, वो सीधे सेना को, जो सिक्योरिटी पर्सनल से उनको निशाना बना रहे हैं। इतने बेखौफ मोदी सरकार के दौरान हो गए हैं। लेकिन मोदी जी हरियाणा में आके ये कहते हैं कि देखो आतंकवाद खत्म कर दिया। अगर आतंकवाद खत्म कर दिया तो फिर रोज बॉर्डर से ये शहीदों की लाशें क्यों आ रही हैं हमारे यहाँ पे? जी, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं कुरुक्षेत्र में, इससे पहले जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी तो आ ही चुके हैं जी। इसको, इससे बड़ा बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कोई हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा में आके ये बता रहे हैं कि विकास कैसे करना चाहिए, जो हरियाणा उत्तर प्रदेश से हर मामले में कई 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 गुना आगे। कोई भी पैमाना आप विकास का आज भी उठा के देख लीजिए, चाहे बेशक बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा का सत्यानाश करने में कोई कसर ना छोड़ी हो, लेकिन फिर भी आज भी हरियाणा बहुत सारे पैमानों में उत्तर प्रदेश से आगे है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये बताना भी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा से जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वो उठा के उत्तर प्रदेश में ले गए हैं। मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में भेज दी हैं। महम में एयरपोर्ट मंजूर हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में चला गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बनना था, जो उधर जेवर में, शायद जेवर में बना है। ठीक है, तो एक तो इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा ये सोचना चाहिए कि भाई यूपी जैसा स्टेट हरियाणा का निवेश कैसे ले जा पा रहा है? क्या बीजेपी ने ऐसा हाल कर दिया है हरियाणा का? क्या बीजेपी ने ये स्थिति बना दी है कि हम लोग अब यूपी से सीखेंगे कि हमें किस तरीके से विकास करना है? जबकि ये वो हरियाणा है, यूपी के लोग, यूपी के युवा यहाँ रोजगार पाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए आते थे। यूपी की सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाती, इसलिए उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ता है, हरियाणा में अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता है। अब उस स्टेट के मुख्यमंत्री हरियाणा को ये बताएंगे कि ऐसे विकास करो, कैसे विकास करें? जी, तो चाहे जो 4 स्टार प्रचारक आए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया है। एक चीज़ और है, हाँ। योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ जब आते हैं हरियाणा में तो उनका एक ब्रांड क्या है? बदमाशों के एनकाउंटर। ठीक है, बुलडोजर यात्रा निकली थी कुरुक्षेत्र में, बदमाशों के एनकाउंटर। इस मामले में क्या हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार रही या अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वो, छोड़िए हरियाणा की जनता, क्या योगी आदित्यनाथ से भी नज़र मिलाने लायक है? क्योंकि क्राइम इस सरकार ने इतना बढ़ा दिया है हरियाणा में। ये जो ना एनकाउंटर वाला चलन के बदमाशों का सफाया, ये पहले की सरकार में तो था। हुड्डा ने तो खूब एनकाउंटर करवाए, हुड्डा ने तो यहाँ से बदमाशों का सफाया करवा दिया था। अब बहुत सारे लोग इस बात को चस्पा करते हैं कि भी एनकाउंटर वाला मॉडल तो यूपी का, योगी का। नहीं भाई, हरियाणा में ये मॉडल पहले हो चुका है। हुड्डा मॉडल बोल सकते हैं इसको, कि भी ये इस तरीके से बदमाशों को निपटाना ये हरियाणा में हुआ है। योगी आदित्यनाथ हो सकता है उनकी नकल कर रहे हों, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है? हरियाणा सरकार ने तो ये किया है कि यूपी से जो बदमाश भाग के आए वो आओ हरियाणा में शरण लो, क्योंकि हरियाणा में उनको कुछ नहीं होगा। तमाम जो आसपास के स्टेट के बदमाशों की शरण स्थली बन गया है हरियाणा। हरियाणा में, हाँ, ये मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी आते हैं ना हरियाणा में बताने के लिए, वो अपनी एनसीआरबी के खुद की संस्था के आंकड़े उठा के देख ले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हरियाणा में रोज़ 3 से 4 हत्याएं होती हैं, रोज़ 10 से 12 किडनैपिंग की वारदातें होती है, 5 रेप की वारदातें होती है, 100 से ज़्यादा चोरी, लूट, डकैती, फिरौती की वारदातें होती हैं। सरेआम गोली मारना, किसी की भी हत्या कर देना, फिरौती, गोलीबारी, धमकी देना, ये आम हो गया है। हरियाणा में जो नेता हैं, बहादुरगढ़ में राठी साहब की हत्या कर दी। हरियाणा में विधायकों को फिरौती की धमकियाँ आई हैं। जी, तो कम से कम ये अच्छी सीख तो ले लेनी चाहिए योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ को आप बुलाओ तो कम से कम बताओ तो सही कि भाई हमने आपके जैसा कुछ किया है। भाई कोई एक आध चीज़ अगर उनसे सीखनी ही है या उनका ब्रांड का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप तो उतना भी नहीं कर पा रहे हो। बाकी चीज़ें तो आप यूपी से या योगी आदित्यनाथ से क्या सीखोगे और सीख के क्या भला कर लोगे? इसके अलावा बीजेपी हरियाणा में जैसे लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है, और जो खेतों के भाई 2-2 हज़ार रुपये जो किस्त मोदी जी दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। मनदीप, आपकी जितनी उम्र हो गई, क्या आपने बचपन से ये नहीं देखा कि भी कोटा मिलता था? राशन कार्ड आपके घर पे होगा, उस राशन कार्ड पे चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था। फिर आपको यूपीए सरकार के दौरान आया राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, उसके तहत दाल मिलने लगी, गेहूं चावल मिलने लग गया,
बाद में सरसों का तेल भी मिलने लगा था, नमक तक मिलता था। हर घर में जो राशन कार्ड का मतलब ये होता था कि इस पे राशन मिलेगा। ये कब से, बरसों बरस से, हमसे पहले से ये परंपरा चली आ रही है, ये मिलता था ना। तो ये कौन सी नई ऐसा तीर मार दिया बीजेपी ने जो पहले नहीं हो रहा था? कम से कम बीजेपी हाईजैक तो कर रही है ये मामले सारे। हाँ, ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले जो सरकार देती थी ना, वो एहसान नहीं जता पाई, उसको विज्ञापित नहीं कर पाई, ये नहीं कह पाई कि देखो मुफ्त का माड़ खाने लग रहे हो ना, हैं वोट दे दियो, मुफ्त का माड़ खाओ ना। बीजेपी ये करती है, ये मुफ्त का माड़ खाओ। स्टेज पे खड़े होके बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, वो फोकट का मिल रहा है ना। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के शब्द हैं। वो जो ताना बीजेपी मारती है, वो जो एहसान बीजेपी जताती है लोगों के ऊपर, ये एहसान कांग्रेस ने नहीं जताया। ये निश्चित तौर पर गलती रही है कांग्रेस की। लेकिन कम से कम कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये जिस कानून के तहत मोदी को ये करना पड़ रहा है, ये अधिकारी कानून बना रखा है कांग्रेस ने, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो पहले आपको वो कानून बदलना पड़ेगा, और कानून बदलने के लिए आपको संसद में बताना पड़ेगा लोगों को कि भी कांग्रेस एक ऐसा कानून लेके आई थी कि जिसके जरिए ना हर आदमी को खाने का अधिकार मिला था, कोई भूखा नहीं मरेगा, ऐसा ना हो कोई भूखा ना मरे, इसके लिए कानून बनाया था। तो हम चाहते हैं कि इस कानून को हम हटाएं। है मोदी की इतनी हिम्मत करने की? नहीं है। इसलिए 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है। ठीक, अगर यही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तो फिर कांग्रेस ने 10 किलो राशन का वादा किया है, तो फिर उससे डबल मास्टर स्ट्रोक हो गया वो। अगर जहां तक आपने कहा कि वो किसान निधि की 2000 रुपये वाली, पेट्रोल डीजल 50 रुपये से 100 रुपये पे पहुंच गया। ये सारा का सारा टैक्स बढ़ा है जो मोदी सरकार किसानों से लेती है, टैक्स बढ़ा है। कोई कच्चे तेल के रेट नहीं है, बढ़ गए हैं। कच्चे तेल के रेट तो $120 प्रति बैरल हो गए थे, तब भी 50-60 रुपये में हमें तेल मिल जाता था। लेकिन अब वो 50-60, कोरोना काल में तो वो 10-10, $20 के रेट पे आ गया था प्रति बैरल पे कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के रेट कम हो रहे हैं, लेकिन ईंधन के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वो चाहे गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल हो। ये वसूली किससे हो रही है? इन्हीं किसानों से हो रही है। हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स देख लीजिए, जीएसटी 28% तक है। खेती की चीज़ों पे पहली बार टैक्स लगा है। इस देश में खेती की चीज़ों पे टैक्स नहीं था। खाद, बीज, दवाइयों के ऊपर, ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर आज की तारीख में टैक्स लगा दिया गया है। उस टैक्स की रकम देखिए आप कितनी है। उसके अलावा रजिस्ट्री, डेवलपमेंट चार्जेस, एनहांसमेंट चार्जेस, इतना ज़्यादा कर ये सरकार ले रही है। सिर्फ किसान ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में भारत से ज़्यादा टैक्स कोई सरकार नहीं लेती होगी अपने नागरिकों से। भारत के लोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं अपनी सरकार को। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? भारत के लोगों को बताया जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और बीजेपी के जो छोड़े हुए ये बिना खोपड़ी के लोग हैं, कि लोग टैक्स तो देते ही नहीं, टैक्स तो देते ही नहीं। अबे कितना टैक्स लोगे? इन लोगों को ये लगता है कि इनकम टैक्स ही टैक्स होता है, बाकी कोई टैक्स नहीं होता जी। इतने रोड के ऊपर टोल देते हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बड़ी अपने हरियाणा में बड़ी फेमस है ना, 40-50 लाख है ना, कितना रेट होगा? एक्चुअल कीमत उसकी 20 लाख है। इतना ही रेट और इतना ही सरकार टैक्स लेती है आपसे। आप बाइक लेते हो, आप कोई गाड़ी लेते हो, आप तेल लेते हो, रोड पर जाते हो, कहीं भी आप कुछ भी करते हो, इतना टैक्स आप देते हो। बदले में आपको क्या मिलता है? 5 किलो राशन, उसका भी एहसान जताते हो आप। बदले में आपको क्या मिलता है? प्राइवेट स्कूल, क्यों नहीं सरकारी स्कूल मिलते? बदले में क्या मिलता है? प्राइवेट हॉस्पिटल, क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा पाते? बदले में क्या मिलता है? सारी चीज़ें प्राइवेट। भाई सब प्राइवेट ही करना, तो फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? भाई प्राइवेट चीज़ें तो मैं अपने पैसों से खरीदूंगा, मैं सरकार को क्यों टैक्स दे रहा हूँ? मनोहर लाल खट्टर अपना प्राइवेट प्लेन ले सकें, मोदी हज़ारों करोड़ का प्लेन ले सके, विदेशों की यात्रा कर सके, बार बार कपड़े बदल सके, महंगे महंगे कपड़े पहन सकें। नेताओं की ये जो कोठी बंगले, गाड़ी, ठाट बाट, नौकर चाकर, अय्याशियाँ, ये पूरी करने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। हमारे ऊपर तो 5 किलो राशन का भी एहसान है। भाई आप लोगों के कितने ठाठ लगा रखे हैं, उसका हम लोग एहसान जताने लग जाएं तो जी। हरियाणा में अब 10 की 10 सीटों पे क्या चल रहा है?
मतलब मेन सा ये है, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बड़ा गेम खेला था कि 3 निर्दलीय विधायक उनके जो उनको समर्थन दे रहे थे वो कांग्रेस में आए थे। उसके बाद सारे हरियाणा में बीजेपी की जो बातें चल रही हैं कि अल्पमत में है सरकार, और लगातार राष्ट्रपति शासन की बातें चल रही हैं। तो इन चीज़ों का कुछ फर्क है इस चुनाव पे? बिल्कुल है। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भी कुछ पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि भी ये बड़ा भविष्यवक्ता है, ये बड़ा विश्लेषक है। अधिकारी और नेताओं से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा भांपते ये लोग हैं। ये लोग सबसे पहले भांप लेते हैं कि अभी जनभावना क्या है, लोगों का रुझान क्या है। पिछले 1.5-2 साल में 40 से 45, वो चाहे पूर्व सांसद हों, एक सिटिंग सांसद भी है उसमें, पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, 40 से ज़्यादा, और फिर उसमें 3 निर्दलीय अलग से लगा लीजिए, वो बीजेपी, जेजेपी और दूसरी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा जो बड़े नेता, वो चाहे कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कोई पूर्व प्रत्याशी हो जिसने चुनाव लड़ा हो, बड़ा कोई समाज सेवी हो, किसी अलग अलग जातियों की जो अलग अलग संगठन होते हैं उसका कोई नेता हो, 100 से ज़्यादा ऐसे नेता वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये ठीक उल्टा ट्रेंड है जो हमने देखा था 2014 से पहले। 2014 में जब उधर मोदी मजबूत होके आ रहे थे, उस दौरान ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि बीजेपी में जा रहे थे, कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के, इनेलो के नेता छोड़ छोड़ के। फिर उधर मोदी की सरकार बनी तो फिर को बीजेपी में जाने लग गया, तमाम पार्टियों को छोड़ छोड़ के। अब ये ट्रेंड हरियाणा में उल्टा होता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को छोड़ छोड़ के जो नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो कांग्रेस में आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की लहर चल रही है फिलहाल। इसको लहर कहा जा सकता है, अगर ये एक पैमाना है। और ये लहर बनाने का जो काम करती है, इसको मैं कह रहा हूँ आप ना मोटे तौर के ऊपर, क्योंकि ईवीएम में तो कोई नहीं घुसा है, मोटे तौर पर आप खबरों में देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, नेताओं से बात करें। बीजेपी के नेताओं से ना कैमरा बंद करके बात कर लीजिए, बीजेपी के वर्करों से बात कर लीजिए, वो आपको सच्चाई बता देंगे। तो इसको तो शायद आप लहर कह सकते हो। अब अंदर क्या है, अभी बड़ा ही कुछ और ही स्ट्रेटजी तैयार हो रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब आप लोगों से बात करोगे, आज की तारीख में आपके पास, हमारे पास यही जरिया है, हम तो उन्हीं के हिसाब से तो बता सकते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं या बीजेपी की कितनी, कुछ आइडिया? माहौल देख के करनाल को मैं कम से कम ये मान के चल रहा था कि खट्टर सेफ है, लेकिन अभी करनाल से लोग कह रहे हैं कि ना, खट्टर सेफ नहीं है। क्योंकि एक तो रोहिता रेवड़ी वो कांग्रेस में आ गई हैं, ठीक है, एक वधुआ साहब, मनोज वधुआ, वो आए हैं, गुंदर, धर्मपाल गुंदर ने समर्थन कर दिया है कांग्रेस का। सारे जो सरपंच है उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। इस वजह से कह रहे हैं कि खट्टर खतरे में है। आप लोग गलत मान रहे हो कि खट्टर सेफ है, खट्टर खतरे में है। लेकिन एक बड़ी जीत तो लगभग 6.5 लाख के आसपास का मार्जिन था। का अभी तक है ना, बता रहे कि गुड़गांव में अभी तक बीजेपी है ना, है शायद भारी है गुड़गांव में। लेकिन गुड़गांव में फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं, जैसे जैसे लहर बन रही तो हो सकता है वो भी खतरे में आ सकते हैं। बाकी तो फरीदाबाद की बात कर लो, आप फरीदाबाद में जाके बात करो। हम लोग तो मान के चल रहे थे कि भाई वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल पैठ एरिया मान के चलो ना। अब फरीदाबाद की सीट बड़ी सेफ है। अब दिक्कत ये हुई ना बीजेपी के साथ में, बीजेपी के पास हरियाणा में वही एक कार्ड था कि भी जाट नॉन जाट, अपने 2-4 मीडिया वाले हैं इनके अखबार वाले, वो लिख देंगे जाट नॉन जाट हो गया सारा इलेक्शन, बस इसी पे सारा इलेक्शन तोल दो, सारे राजनीतिक मुद्दे तोल दो। अब की बार कांग्रेस ने टिकट ऐसी बांट दी, आप करके देख लो जाट नॉन जाट। कहाँ करोगे जाट नॉन जाट? हिसार में करोगे, उधर जाट है तो इधर भी तो जाट है। कहाँ करोगे आप? सिरसा में करोगे, उधर एससी कैंडिडेट है तो इधर भी तो एससी कैंडिडेट है। कहाँ करोगे आप? फरीदाबाद में करोगे, उधर गुर्जर कैंडिडेट, इधर भी तो गुर्जर कैंडिडेट है। आप जाओ इधर भिवानी महेंद्रगढ़ में, कर लो जाट नॉन जाट। भाई बीजेपी का जाट कैंडिडेट है और उनका नॉन जाट कैंडिडेट है। सोनीपत में कर लोगे जाट नॉन जाट, दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। आप कुरुक्षेत्र में आ जाइए, आप इधर आ जाइए करनाल में, दोनों पंजाबी खत्री कैंडिडेट हैं, कर लो जाट नॉन जाट। अम्बाला में दोनों ऐसी कैंडिडेट हैं, रिजर्व सीट है अम्बाला सिरसा। तो ये जो पैंतरा बीजेपी चलती थी ना,
अपनी मीडिया के जरिए कि बस इसी पे कर दो और कुछ नहीं, ना कोई मुद्दा है, हरियाणा में लोग मर रहे हैं, किसान आंदोलन है, किसानों को रेट नहीं मिल रहा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, इसका कोई असर नहीं है, ये अग्निवीर कोई सौदा नहीं है। ये करते थे कि बस बोल दो जाट नून होता है, जाट नून जाट कर लो, अब की बार जाट नून जाट कहाँ करोगे। लेकिन जो किसान इनका नेताओं का विरोध कर रहे हैं, तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है? अब इसमें अभी तो खैर ले, अभी वो बंद हो गया, हाँ बंद हो गया, वो एक शुरू में हुआ था। तो इसका फायदा मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर समझ गए किसान, समझ गए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इन चीज़ों का कम से कम फायदा उठाना जानती है। बीजेपी को पता है कि अगर वहाँ पर किसी ने, अब जैसे अरविंद शर्मा है, उनका विरोध सबसे पहले कोसली में हुआ, अहीर मतदाताओं ने किया। अब उसके पास तो एक लड़के के पास तो एसएचओ का फ़ोन भी गया, उनकी ऑडियो वायरल हो रही है। लेकिन ये लोग ये मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं, या ये देने की कोशिश करते हैं कि ना जी फलानी जाति आड़ा न कराया है। लेकिन ये कई जगह तो ये है कि एक आध सीट पे तो ये ऐसा मैसेज दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका हिसार में विरोध हो तो वहाँ पे क्या करोगे? तो उम्मीदवार वही है ना। जी जी। तो आज की तारीख में मान के चलें कि 10 की 10 सीटों पे बढ़िया वाली टक्कर, मस्त इलेक्शन बढ़िया है, अच्छा इलेक्शन होने लग रहा है, ठीक है। तो हाँ है, मुकाबला है, 1-2 सीट को छोड़ के बीजेपी सेफ नहीं है कहीं भी। बीजेपी से जो ये ओपीएस के मुद्दे थे, एक ये पीपीआईडी का काफ़ी जैसे ऑनलाइन कर दिया था, तो ये कहते थे कि हमने बहुत कुछ भाई सारे की अब इनकम का पता चल गया है, तो वो अब मुद्दे गायब से क्यों हो गए हैं? हाँ, पीपीपी फैमिली आईडी का डाटा ये बताता है कि हरियाणा की 63% आबादी, मतलब आधे से ज़्यादा आबादी, 2 करोड़ 86 लाख में से 1 करोड़ 80 लाख आबादी गरीब हो चुकी है, बीपीएल कार्ड धारक है, बीपीएल हो चुकी है हरियाणा की 63% आबादी। ये मनोहर लाल खट्टर की बनाई फैमिली आईडी के आंकड़े बताते हैं। और उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, वो खुद सरकार ने विधानसभा में माना है, 90% तक गड़बड़ियां पाई गई। जिस कंपनी ने इसको बनाने का ठेका लिया उसके ऊपर ढंग से कार्रवाई तक नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अब आईडी में चढ़ गया तो कोई पैदा होते बच्चे को करोड़पति बना दिया, कोई रेहड़ी लगाता उसको लखपति बना दिया, जो लखपति है उसको बीपीएल बना दिया। एक तो प्रॉपर्टी आईडी, एक फैमिली आईडी, इसके नाम पे जो परेशानी हुई है ना लोगों को, वो लोग सारे आपकी उनमें वीडियोज़ में बोलते होंगे भाई हाथ में कागज़ था, इनकी इसी सरकार में कागज़े पूरे नहीं होते। भाई फैमिली आईडी क्या है? आप आधार कार्ड दे के बनवाते हो ना, आधार कार्ड के बिना तो नहीं बनती। तो आधार कार्ड का डाटा तो ऑलरेडी सरकार के पास है, आधार कार्ड का डाटा ऑलरेडी आपके पास है, उसी डाटा को आप क्लब करते रहो अपने एंड पे। लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? लोगों को ये क्यों करे कि जाके फिर दोबारा अपना आधार कार्ड जमा करवा के भाई तुम्हारे पास है बना लो।